हे एवरीवन एंड गुड देयर दिस साइड। कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, आपका एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। आपका एग्जामिनेशन 24 जून से स्टार्ट होने वाला है और 30 जून तक चलेगा। मैं सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉ का हर एक चैप्टर का मिनी मैराथन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं पांचों एक्ट को कवर करूंगा। ठीक है, वो एक एक्ट एक मैराथन में कवर होगा। जैसे अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक सेपरेट मैराथन होगा, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एंड कंपनी का सेपरेट मैराथन होगा। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं इस मैराथन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज जो मैराथन करने वाले हैं वो करेंगे, वो करेंगे कंपनीज एक्ट 2013। वो क्या करने वाले हैं? कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है? ओके। और ये मैराथन रिवीजन होगा बेटा, तो ये थोड़ा फास्ट होगा। आई होप कि ये, मैं आशा करता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले से क्लास किए हुए हों और वो यहाँ पे मेरे साथ में रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम इस रिवीजन लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपके हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपके ऊपर से चली जाए। राइट, तो शुरू करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013। एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट 2013 के पहले क्या पढ़ रहे थे? कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनीज एक्ट 1956 को क्या कर दिया? रिपील्ड कर दिया, ऑब्लिटरेट कर दिया, यानी कि उसको एकदम जड़ से खत्म कर दिया। ठीक है, कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है सर? तो कंपनीज एक्ट में टोटल सेक्शन है 470 सेक्शन है। टोटल कितने सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 में? 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल है एंड 29 चैप्टर है। ठीक है, कितने चैप्टर है? 29 चैप्टर में इस एक्ट को डिवाइड किया गया है। जैसे हमारा पहला चैप्टर है प्रीलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 एंड 2 कवर करेंगे। क्लियर है? ओके। और कंपनीज एक्ट 2013 किस लिए लाया गया था? कंपनीज एक्ट 2013 लाने के पीछे एम क्या था? एम क्या था लाने के पीछे? एम था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करना, रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना, माइनॉरिटी इन्वेस्टर जो होते, छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं, उनके इंटरेस्ट को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। और फॉर द फर्स्ट टाइम, विसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट आया था किसमें? कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, हाँ जी। एंड प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लास एक्शन सूट, प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लास एक्शन सूट। तो ये सारी चीजें हैं। आप इसको चाहो तो पॉइंट आउट कर लो, एम क्या था, यहाँ फर्स्ट कर लो, इसको सेकंड दे दो, एंड थर्ड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो पांच चीजों को टारगेट किया गया था कंपनीज एक्ट 2013 को ड्राफ्ट करने के टाइम। ओके, अब एक बात बताओ, एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी जानने से पहले एक चीज और पूछूं? चलो एक चीज और पूछ ही लेता हूँ। वो जानने से पहले एक चीज और पूछ लेते हैं। कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट जो है ओके, तो कंपनीज एक्ट 2013 को, कंपनीज एक्ट 2013 जो है, इसको ड्राफ्ट किसने किया? कौन सी कमेटी ने किया था? तो कंपनीज एक्ट 2013 को ड्राफ्ट किया था जेजे रानी कमेटी ने। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 ये राज्यसभा में कब पास हुआ था? राज्यसभा में पास हुआ था 8 अगस्त 2013 को। लोकसभा में पास हुआ 29 अगस्त 2013 को। प्रेसिडेंट का असेंट मिला 29 अगस्त 2013 को। एंड एप्लीकेबल कब से हुआ था? एप्लीकेबल कब से हुआ था? एप्लीकेबल एंड एंड एप्लीकेबल हुआ था 30 अगस्त 2013 से पूरे इंडिया में। ठीक है, तो सबसे पहले चीज बताओ, ड्राफ्ट किसने किया था? कौन सी कमेटी ने किया था? ड्राफ्ट किया था जेजे ईरानी कमेटी ने। लोकसभा में कब लोकसभा में कब पास हुआ? लोकसभा में पास हुआ 29 अगस्त 2013 को। राज्यसभा में पास हुआ 8 अगस्त 2013 को। प्रेसिडेंट का असेंट मिला 29 अगस्त 2013 को। एंड एप्लीकेबल हुआ 30 अगस्त 2013 से पूरे इंडिया में। ठीक है, नाउ
कंपनीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? कंपनीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? तो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन अप्लाई करेंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कि इस एक्ट के तहत जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, और साथ ही साथ प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। किसके ऊपर? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन इट्स सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। सुन, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। कंपनी इंगेज इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा ये, ठीक है। और एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ठीक है, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। एंड साथ ही साथ such a body corporate which are incorporated by any act for the timing in force and as the central government may notify may be notification specify in this behalf, ठीक है। और किसी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर भी ये एप्लीकेबल हो सकता है। क्लियर है? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है। तो एप्लीकेबल किसके किसके ऊपर होगा? एप्लीकेबल होगा कंपनी के ऊपर, तो एप्लीकेबल होगा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर होगा, बैंकिंग कंपनी के ऊपर होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर होगा, कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट उसके ऊपर होगा, और सच बॉडी कॉर्पोरेट उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। कौन? कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ओके, अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ। कंपनी का फीचर, कंपनी का फीचर, कंपनी जो है बेटा वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी का अपना नाम होता है। इट्स अ नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन, सॉरी इट्स आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी का अपना नाम होता है, कंपनी का अपना कॉमन सील होता है, कंपनी का अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, ठीक है। तो कंपनी क्या है? इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। ओके, यानी कि इसका एक लीगल पर्सनैलिटी होगा। ओके, नाउ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मेंबर मर सकता है, मेंबर चेंज हो सकता है, लेकिन कंपनी वैसी की वैसी रहेगी। क्लियर है? यानी कि कंपनी अजर और अमर है, मेंबर यानी मालिक नश्वर है। क्लियर है? यानी कि मेंबर में डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट्स वाउंड अप ऑन द ग्राउंड ऑफ स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। सुन, कंपनी चलता रहेगा अनलेस वाउंड अप ना हो। क्लियर है? हाँ जी। नाउ नेक्स्ट वन, लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी? कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी? तो बेटा कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, लेकिन कंपनी के जो मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब ये लिमिटेड दो तरीके से हो सकती है, या तो लिमिटेड बाय शेयर होगा या लिमिटेड बाय गारंटी होगा। लिमिटेड बाय शेयर होगा तो जिस मेंबर ने जितने शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए क्या दिया है, गारंटी दिया है, या जितना शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोला है उसको उतना शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इन केस ऑफ लिमिटेड बाय गारंटी जितना अमाउंट मेंबर ने देने के लिए बोला है उतना अमाउंट मेंबर को देना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब अनलिमिटेड कंपनी का ये नहीं रहा, अनलिमिटेड कंपनी को अब हटा दिया गया है। एक कंपनी थी अनलिमिटेड कंपनी, बट उसको हटा दिया गया। एमवे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो अनलिमिटेड कंपनी थी, बट उसको भी अब लिमिटेड बाई गारंटी कर दिया गया है। क्लियर है? हाँ जी। नाउ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी क्या होता है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। कंपनी का नेचुरल बर्थ नहीं होता, ठीक है, कंपनी का नेचुरल बर्थ नहीं होता, लेकिन कंपनी का लीगल और जुडिशियल बर्थ होता है। दैट इज इट इज क्रिएटेड अंडर अ लॉ। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। कंपनी का अपना खुद का प्रॉपर्टी होता है, कंपनी का अपना बैंक अकाउंट होता है, कंपनी लोन रेज कर सकती है, लायबिलिटी इनकर कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकती है। ये सब फैक्टर्स है जिसकी वजह से कंपनी को क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, नाउ कॉमन सील। कॉमन सील अब हो गया ऑप्शनल, ठीक है। कंपनी चाहे तो कॉमन सील लगा सकती है या फिर कॉमन सील नहीं लगा सकती, अभी ये कंपनी के ऊपर है, यानी कि ये ऑप्शनल हो गया है, ठीक है। 2015 में अमेंडमेंट आया था जिसमें उसको क्या कर दिया गया? कॉमन सील को ऑप्शनल बना दिया गया। ये देखो, कॉमन सील इज ऑप्शनल बाय ओमिटिंग द वर्ड एंड और कॉमन सील, एंड कॉमन सील को हटा दिया गया, अभी ऑप्शनल है। अब देख,
कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है? कॉर्पोरेट व्हील ऐसे समझो, कंपनी, ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। क्या कंपनी अपने बिजनेस को खुद से रन करवा सकती है? क्या कंपनी अपने बिजनेस को खुद से रन करवा सकती है? इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल टू फॉर द कंपनी टू रन इट्स बिजनेस ऑन इट्स ओन? नहीं। तो कंपनी के बिजनेस को रन कराने के लिए, कंपनी के मैनेजमेंट को रन कराने के लिए कौन होते हैं? कंपनी में बोर्ड होते हैं, कंपनी में मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कंपनी और कंपनी के मेंबर और बोर्ड के बीच में ना एक लेयर होता है। क्या होता है? एक लेयर होता है। और उस लेयर को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट व्हील। उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट व्हील। और यही कॉर्पोरेट व्हील ना कंपनी को और कंपनी के मेंबर को अलग अलग करता है। ये जो कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट है, ये कंपनी को और कंपनी के मेंबर को अलग अलग करता है। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। तो जब अगर कोई मेंबर फ्रॉड करे, अगर कोई मेंबर कंपनी के अंडर में फ्रॉड करे, तो इस कॉर्पोरेट विल को क्या करेंगे? लिफ्ट करेंगे। इस कॉर्पोरेट विल को क्या करेंगे? लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करेंगे यानी कि इस कॉर्पोरेट विल को हटा देंगे। तो पता चल जाएगा कि अगर तुम पर्दा को हटा के देखो कि पर्दे के पीछे कौन है, तो पता चलेगा ना कि हाँ भाई पर्दे के पीछे कौन है। वैसे ही जब कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करेंगे तो पता चलेगा ना कि उसके पीछे कौन इंसान काम कर रहा है। हाँ जी सर, पता चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट वो बोलता क्या है? कॉर्पोरेट विल रेफर टू लीगल कॉन्सेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर ऑफ द कंपनी। क्या बोला? कंपनी अलग है, इट्स कॉर्पोरेट विल इज कॉर्पोरेट व्हील इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। कॉर्पोरेट व्हील सेपरेट्स द कंपनी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब देखो क्या बोलता है, द टर्म कॉर्पोरेट व्हील रेफर टू द कॉन्सेप्ट दैट member of a company are shielded from the liability concerned connected to the company action. ठीक है? If the company incur any debt or contravenes any law, the corporate will concept implies that members should not be liable for the error. In other words, enjoy corporate will insulation. अगर कंपनी कंपनी कोई फ्रॉड करती है, कंपनी कोई लाइबिलिटी इनकर करती है, ठीक है, कंपनी ने क्या किया? कोई लाइबिलिटी इनकर की, तो भैया उसके लिए कंपनी जब अकाउंटेबल होगी। और कंपनी अकाउंटेबल होगी, ना कि उसके मेंबर अकाउंटेबल होंगे। मेंबर अपना कॉर्पोरेट व्हील इंजॉय करेंगे कि हाँ भैया मैं सेपरेट हूं, ठीक है। जो भी एरर हुआ है उसके लिए, जो भी एरर हुआ है उसके लिए लेबल कौन? उसके लिए लेबल कंपनी होगी, ना कि मेंबर होगा। ठीक है, ओके। यानी कि शेयर होल्डर जो होंगे वो क्या होंगे? प्रोटेक्टेड होंगे। शेयर होल्डर क्या होंगे? प्रोटेक्टेड। एक फेमस केस लॉ है, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। सलमान भाई नहीं, सैलमन वर्सेस सैलमन, सैलमन वर्सेस सैलमन। इसमें क्या हुआ था? क्या हुआ था? फेमस केस लॉ है, बताता हूं मैं। ओके, था कि सैलमन ने हमारा फेमस केस लॉ है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। देखो इसमें हुआ क्या था। सैलमन एंड सैलमन नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसका अपना एक पहले प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था। फिर उसने क्या किया कि उस प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को ट्रांसफर किया, कंपनी इनकॉर्पोरेट करके सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसमें मेजर मेजर स्टेक होल्डर कौन था? मेजर स्टेक होल्डर था सैलमन, ठीक है। और उसने कंपनी के शेयर किसको किसको दिए? उसने कंपनी के शेयर दिए खुद को, अपनी वाइफ को, अपने 4 बेटे को और अपनी एक बेटी को, ठीक है। ओके, अब हुआ क्या? उसका बिजनेस तो बढ़िया चल रहा था, ठीक। अब हुआ क्या? बिजनेस में आया डाउनफॉल। डाउनफॉल आया तो केस गया कोर्ट में। तो कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, क्या? कि कंपनी में मेजर स्टेक होल्डर कौन है? कंपनी का मेजर स्टेक होल्डर है सैलमन, ठीक है। सैलमन ने 20 पाउंड के शेयर लिए थे, 20 यूरो के शेयर लिए थे एंड 10 यूरो के डिबेंचर लिए थे, ठीक है। और अनसिक्योर क्रेडिटर कितना था? अनसिक्योर क्रेडिटर क्रेडिटर था 7,000 पाउंड का। अब हुआ क्या? अनसिक्योर क्रेडिटर ने बोला कि भैया ये जो सैलमन है ना, मेजर स्टेक
इसी के पास है इस कंपनी का, जिसकी वजह से सैलमन और ये कंपनी अलग नहीं है। तो वहां पे कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी एंड इट्स ओनर बिकम सेपरेट लीगल एंटिटी एंड दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर है? दैट इज वाई ये जो डिसोल्यूशन के टाइम कंपनी के एसेट को बेच के जो सबसे पहले पैसे रिटर्न होंगे वो किसके होंगे? सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर को या सिक्योर क्रेडिटर को। क्लियर है? तो यही था केस लॉ सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्लियर है जी? हाँ जी सर, क्लियर है। नाउ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। देखो बेटा, कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर सकते हैं क्या? कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर सकते हैं क्या? हाँ जी सर, कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर सकते हैं। कुछ केसेस है जहां पे कॉर्पोरेट विल जो है वो लिफ्ट हो सकता है, ये जानने के लिए कि आखिर इसके पीछे कौन वो लालची इंसान बैठा हुआ है जो कंपनी के बिहाफ में गंदे गंदे काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड। व्हाट इज द मीनिंग? ओके, देखो हुआ क्या। In the law relating to trading with the enemy, where the taste of control is adopted, the leading case is in the point of Daimler Company Limited versus Continental Tire and Rubber Company. If the public interest is not likely to be jeopardy, the court may not willing to crack the corporate self. देखो, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर पब्लिक के इंटरेस्ट को हार्म हुआ है तो कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाएगा। अगर पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म हुआ है तो कॉर्पोरेट के विल को लिफ्ट किया जाएगा। ये पहला केस लॉ यही है, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कि आखिर कंपनी किसके साथ ट्रेड कर रही है। क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर। टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू या टैक्सेस, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू या टैक्सेस। हुआ क्या था इस केस लॉ में? एस बरेंद्र सेन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। क्या हुआ था भाई इसमें? उसमें हुआ यही था कि एस बरेंसन जो था वो छोटा छोटा उसको कुछ प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को छोटे छोटे कंपनी में क्या किया, डिवाइड किया, जिससे कि वो टैक्स को क्या किया, टैक्स का चोरी किया करके। एक बात बता, मान ले तेरे पास बल्क में पैसा है और उस पैसे को बल्क में पैसा है तो उस पर तुमको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम उस पैसे को 5-6 जगह क्या कर दो, छोटे छोटे अमाउंट में क्या कर दो, बांट दो, तो क्या तुमको टैक्स देना पड़ेगा? नहीं। तो यहां पे टैक्स की चोरी हो रही थी, जिसको फाइंड आउट करने के लिए कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया गया था। ठीक है, नाउ टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन, टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन, भावनगर वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, हुआ क्या था? Where it is found that the sole purpose of formation of company was used to deceive the reduce the amount of to be paid by way of the bonus to the workmen, and the Supreme Court upheld the piercing of the veil and look at the real transaction। हुआ क्या था? To avoid the legal obligation, वो जो कंपनी के कंपनी के वर्कमैन थे, उनके सैलरी को कम पे कर करके वो क्या कर रहा था, अपने प्रॉफिट को, पैसे को छिपा रहा था। ठीक है, तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, इस चीज को लाइट में लाने के लिए, कोर्ट ने क्या किया, इस मैटर को लाइट में लाने के लिए कोर्ट ने कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दिया था। ठीक है, ये चौथा है। फिर फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट। सुनना, अगर आप बहुत सारे सब्सिडरीज बना रहे हैं तो इसकी उस सब्सिडरीज को हम एज एजेंट यूज करेंगे, तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाता है। इस चीज के लिए कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाता है। मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। नाउ नेक्स्ट वन, कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ।
कंपनी किस चीज के लिए बना है? कंपनी बना है फ्रॉड करने के लिए, कंपनी बना है, यानी इलीगल तरीके से कंपनी बना है, या इन इन लीगल पर्पस को पूरा करने के लिए कंपनी बनाया गया है। इन दैट केस कंपनी के बिल को लिफ्ट किया जाएगा, यानी कि कंपनी के कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। गैलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न्स, ठीक। ओके, तो वो क्या क्या है एक्सेप्शन जहां पे कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया जाएगा? तो एक्सेप्शन है सबसे पहला ट्रेडिंग विद द एनिमी, ठीक, वेयर द कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू एवेड और circumvent the tax, where the company are formed other company as their subsidiaries, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए कंपनी बना है तो, और जहां पे whether company deceived of incorporation is adopted for some illegal purpose या in improper purpose, ठीक है, तो कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया जाएगा। अब नाउ क्लासिफिकेशन, क्लासेस ऑफ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का क्लास के बारे में बता रहे हैं कि कंपनीज एक्ट को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है कंपनीज एक्ट में, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनी को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में, सॉरी, तीसरा अब प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है, बट फिर भी पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे अपन लोग। तो सबसे पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसका सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 22। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या बोलता है? सेक्शन 2 क्लॉज 22 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन व्हेन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर हेल्ड बाय देम। क्या बोल रहा है भाई? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या बोल रहा है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बोल रहा है कि एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 22 ऑफ द कंपनी 2013 क्या बोलता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में ना, ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है, इसमें मेंबर की लायबिलिटी जो है ना वो लिमिटेड होती है, किस चीज के जरिए? उसके कंपनी के मेमोरेंडम के जरिए। और जो बचे हुए अनपेड शेयर होते हैं वो कंपनी को वापस देने होंगे, कंपनी को देने होंगे मेंबर को एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। क्लियर है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक। हाँ जी सर, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या हुआ? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी दिया हुआ सेक्शन 2 क्लॉज 21 में। सेक्शन 2 क्लॉज 21 में बोलता है कि कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर में respectively undertake by the memorandum to contribute to the asset of a company in the event of being wound up। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या बोला? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में बोलता है कि मेंबर की लायबिलिटी यहां भी मेंबर मेमोरेंडम के थ्रू क्या कर दी जाएगी? लिमिटेड कर दी जाएगी। बट यहां पे जो कंट्रीब्यूशन होगा मेंबर का वो एट द टाइम ऑफ वाउंड अप, जब वाइंडिंग अप होगा कंपनी का, उस टाइम पे पे करना होगा, ठीक। हाँ जी सर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अनलिमिटेड कंपनी। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। एक कंपनी थी जिसका नाम मैंने बताया था एमए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अब वो भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो गई है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो गई है। अब देखो अनलिमिटेड कंपनी, फिर भी पढ़ लेते हैं। सेक्शन 92 2 क्लॉज 92 में लिखा हुआ है अनलिमिटेड कंपनी एज अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। सुनना, कंपनी कोई सा भी हो, कंपनी कोई सा भी हो, लायबिलिटी किसकी अनलिमिटेड होती है? कंपनी की, मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बट इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, बट इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इन सच अ कंपनी लायबिलिटी ऑफ मेंबर सीजेस व्हेन द सीजेस टू बी ए मेंबर, ठीक है। इस अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी कब सीज होगी? जब वो मेंबर नहीं रहेगा। क्लियर है? हाँ जी सर। अब देखो अनलिमिटेड कंपनी के बारे में क्या बोलता है? नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। लायबिलिटी सीज कब होगी? जब वो मेंबर नहीं रहेगा, यानी कि उसकी मेंबरशिप सीज हो जाएगी। लायबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड अप, ठीक है। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम, सुन बेटा, अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी तब तक अनलिमिटेड नहीं होगी जब तक कि कंपनी वाउंड अप में नहीं चला जाए। तो मैं बोल सकता हूं
कि जब तक कंपनी वाउंड अप में नहीं जाता है तब तक मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, एंड जैसे ही वो वाउंड अप में जाएगा मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। मेंबर कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। मेंबर से पैसे कब मांगे जाएंगे? मेंबर से पैसे मांगे जाएंगे एट द टाइम ऑफ वाउंड अप। नाउ लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू द अमाउंट ऑफ अ कंपनी डेट एंड लायबिलिटी। फिर वही बात बोल रहा है कि लायबिलिटी मेंबर की क्या हो जाएगी, जितना कंपनी का लायबिलिटी और डेट होगा उसके अकॉर्डिंग एक्सटेंड हो जाएगा मेंबर की लायबिलिटी। हाउएवर ही कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर मेंबर। ए बेटा सुनना, सिर्फ एक मेंबर का नहीं होगा, कंपनी सारे मेंबर से क्या करेगा? कंट्रीब्यूशन लेगा। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो ये हो गया हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय कंपनी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी तीन तरह की कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जिसमें टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट मेंबर की लाइबिलिटी होगी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी अमाउंट, और वो पे कब करना है? एट द टाइम ऑफ वाउंड अप। एंड अनलिमिटेड कंपनी मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी until and unless if company goes into a liquidation or wound up procedure। ठीक है? now on the basis of members, on the basis of members there is a concept which is introduced in for the first time in Companies Act 2013 which is OPC, 1% कंपनी। अरे अब एक लौता इंसान भी कंपनी फॉर्म कर सकता है। कौन इंसान? एक लौता। पहले पहले अब अकेला इंसान भी कंपनी फॉर्म कर सकता है, पहले दो केले चाहिए होते थे, पहले एटलीस्ट 2% चाहिए होते थे कंपनी फॉर्म करने के लिए, बट अब अकेला इंसान भी कंपनी फॉर्म कर सकता है विच इज कॉल्ड ओपीसी। ओपीसी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 62। ओपीसी क्या बोलता है? ओपीसी इज अ कंपनी, ओपीसी एज अ कंपनी विच इज ओनली 1% एज ए मेंबर। ओपीसी एक ऐसा कंपनी होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन क्या होगा? एज ए मेंबर होगा। ठीक है? और ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था ताकि एंटर ऑन्टरप्रेन्योरशिप को और कॉर्पोरेटाइजेशन को क्या कर सके? इनकरेज कर सके। ठीक है? ओपीसी एज अ कंपनी 1% कंपनी जो होगा, ओपीसी के लास्ट में रहता है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी क्या होता है? इट्स अ प्राइवेट कंपनी। क्लियर है? हाँ जी सर। एक मिनट, जस्ट मिनट। ओके, देखो क्या बोला मैंने, ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल as may be prescribed and has a at least one member। सुन, ओपीसी क्या बोला? सेक्शन 3(1)(c) पर है। ओपीसी बोलता है कि ओपीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है जिसमें मिनिमम शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है और जिसमें कम से कम एक मेंबर होगे। अब देखो सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या क्या पढ़ना है। सिर्फ एक पर्सन होगा, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्या है? नो लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया है। ओके, द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ वन पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ subscriber death or his incapacity to contract become the member of a company। ये जो एक अदर पर्सन की बात कर रहा है, एक तो मेंबर होगा, उस मेंबर के अलावे जिसकी बात कर रहा है उसको बोलते हैं नॉमिनी। तो ओपीसी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी एक सब्सक्राइबर होना चाहिए। ठीक है? और एक नॉमिनी देना पड़ता है कि अगर सब्सक्राइबर मान लो लुढ़क उठक गया तो आखिर कंपनी का शेयर ट्रांसफर किसको होगा? तो कंपनी का शेयर ट्रांसफर होगा उस मेंबर को। ठीक है? और एक बात याद रख, ओपीसी का मेंबर ओपीसी का मेंबर जो होगा, सॉरी, ओपीसी का जो नॉमिनी होगा वो किसी और ओपीसी में नॉमिनी नहीं बनेगा, और ओपीसी का जो मेंबर होगा वो किसी और ओपीसी में नॉमिनी नहीं बनेगा। ठीक है? ओपीसी का मेंबर, ओपीसी का नॉमिनी किसी और ओपीसी में मेंबर नहीं बनेगा, और ओपीसी का मेंबर किसी और ओपीसी में नॉमिनी नहीं बनेगा। ठीक है? अदर पर्सन हुज नेम गिवन इन द मेमोरेंडम शैल बी
गिव अस प्रायर कंसेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, यानी INC 3, एंड शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सुन, वो जो नॉमिनी होता है, नॉमिनी से प्रायर कंसेंट लिया जाता है रिटर्न में, ठीक है, नॉमिनी से प्रायर कंसेंट रिटर्न में लिया जाता है। सच अदर पर्सन, यानी नॉमिनी में गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट, और नॉमिनी के पास राइट होता है, वो अपने कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। मेंबर ऑफ ओपीसी मे एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच पर्सन, हाँ मेंबर के पास राइट है नॉमिनी का नाम कभी भी वो चेंज कर सकता है, ठीक है। और हाँ, चेंज करने के बाद वो कंपनी जो है वो बताएगी किसको, रजिस्ट्रार को। एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी द ऑल्टर, नॉट बी डीम्ड टू बी द ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। सुनना, नॉमिनी के नाम में अगर चेंजेस होता है, उसको ऑल्टरेशन में चेंजेस, उसको मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन नहीं माना जाता। अरे नॉमिनी का बस नाम चेंज किया रे बाबा, ठीक है। फिर बोलता है ओनली नेचुरल पर्सन who is Indian citizen, whether resident in India or otherwise, and has stayed in India for the period of not less than 120 days. अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो सुन, ओपीसी का मेंबर हो या ओपीसी का नॉमिनी हो, वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट, इंडिया का रेसिडेंट हो या ना हो, ठीक है, और वो इंडिया में कम से कम 120 दिन होना चाहिए, उसका स्टे इंडिया में 120 दिन होना चाहिए, तभी वो जाके ओपीसी में क्या बन सकता है, तभी वो पर्सन ओपीसी में क्या बन सकता है, मेंबर और नॉमिनी। फिर क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी। मतलब वही, कोई भी मेंबर एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता, और एक से ज्यादा ओपीसी में वो नॉमिनी नहीं रह सकता। हाँ, माइनर जो है वो ना मेंबर बनेगा और ना ही ओपीसी बनेगा, लेकिन वो शेयर होल्ड कर सकता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। हाँ, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में वो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में, यानी कि चैरिटेबल कंपनी में कन्वर्ट नहीं होगा। ओपीसी जो वो कभी भी एनबीएफसी बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ओपीसी या ओपीसी का ऑफिसर कोई भी कंपनी इसके प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन कर सकता है, तो उसके लिए उसके पनिशमेंट कितना मिलेगा, 10,000 रुपया, और फाइन को बढ़ा के कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, 1,000 रुपी एवरी डे ड्यूरिंग द सच कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है। हाँ जी सर, तो ये ओपीसी से रिलेटेड प्रोविजन था। नाउ प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 68, प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या, प्राइवेट कंपनी मीन्स a company having minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article। सुन, या तो लॉ प्रिस्क्राइब करेगा, नहीं तो वो अपने आर्टिकल में प्रिस्क्राइब कर ले, दोनों में से जहां प्रिस्क्राइब हो जाए चलेगा। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर क्या है, शेयर ट्रांसफर करने का राइट क्या है, रेस्ट्रिक्ट है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200। ओपीसी में मेंबर का लिमिट को, मेंबर के लिमिट को मेंबर सॉरी यार, मेंबर के लिमिट को 200 तक रखेंगे, किसमें, प्राइवेट कंपनी में। ओपीसी में ऐसा नहीं है, ओपीसी में वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर 2 or more person होल्ड 1 or more शेयर इन कंपनी। सुनना, बोलता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कंपनी के शेयर को लिए हुए हैं तो उसको सिंगल मेंबर ट्रीट करेंगे। अगर दो केला इंसान अगर दो केला इंसान क्या किए हुए, कंपनी के शेयर को होल्ड किए हुए, तो उसको सिंगल मेंबर ट्रीट करेंगे। बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट। अब क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो जो 200 है ना, उस 200 में ये कंपनी में जो एम्प्लॉयमेंट है वो काउंट नहीं होगा, या कंपनी से जो रिटायर हो गया, सीज हो गया, वो काउंट नहीं होगा। शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। हाँ, इनविटेशन प्रोहिबिटेड है बाबू, वो पब्लिक से पैसा नहीं मंगवा सकता, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं मंगवा सकता है। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। अब देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, मिनिमम पेड सब, मिनिमम पेडअप पेडअप कैपिटल, मिनिमम पेडअप कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर 2 रहेंगे, ओपीसी में 1 रहेंगे, प्राइवेट कंपनी में 2, ओपीसी में 1।
मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना हो सकता है? 200। इसमें एक्सक्लूड कौन होगा? प्रेजेंट एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय और फॉर्मर, ठीक है। राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्ट है, इनविटेशन टू ऑफर रिस्ट्रिक्ट है। स्मॉल कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कैन बी फॉर्म ओनली एज ए प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब देखो स्मॉल कंपनी कौन होता है? छोटू सा कंपनी रे, कौन सा कंपनी? छोटू सा कंपनी, कौन सा कंपनी? छोटू सा कंपनी। अब देख, उफ, छोटू सा कंपनी। अब देखो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है, स्मॉल कंपनी ऑलवेज प्राइवेट कंपनी होगा, स्मॉल कंपनी ऑलवेज प्राइवेट कंपनी होगा। अब देखो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन होता है कि स्मॉल कंपनी इज ए कंपनी, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को छोड़ के जो कंपनी होगा वो स्मॉल कंपनी होगा, जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल बेटा, ये क्या किया गया है? अमेंड हुआ है, पेड अप शेयर कैपिटल अमेंड हुआ है, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल क्या लिखा हुआ है? पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ द स्मॉल कंपनी आर नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपी एंड 20 करोड़। बेटा ये भी अमेंड हो चुका है, यहां हो गया है 4 करोड़ एंड ये 40 करोड़, ठीक है। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना? 4 करोड़, ठीक है। 50 लाख से 40 करोड़ एंड टर्नओवर 400 करोड़, ठीक। हाँ जी सर। ओके, ये सुन, ये सब अमेंड हो चुका है। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होगा? मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए 50 लाख रुपया, मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 4 करोड़ रुपया हो सकता है। टर्नओवर मिनिमम कितना हो सकता है? टर्नओवर मिनिमम 4 करोड़ रुपया, मिनिमम 40 करोड़ रुपया, मैक्सिमम 100 करोड़, ठीक है। वो जो यहाँ पे है तुम्हारा, कहाँ गया ये 10, इसको 4 करोड़, और ये जो 2 है, 2 करोड़ रुपये, इसको 40 करोड़, बेटा टर्नओवर 40 हो गया है, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शन, ये क्लॉज अप्लाई किसके ऊपर नहीं हुआ? होल्डिंग और सब्सिडरी कभी स्मॉल कंपनी नहीं होगा, सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होगा। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न अंडर एनी स्पेशल एक्ट, उसके ऊपर वो स्मॉल कंपनी नहीं होगा। तो 3 कंपनी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में नहीं है, पहला होल्डिंग एंड सब्सिडरी, दूसरा चैरिटेबल कंपनी, और तीसरा कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जिसको एक सेपरेट एक्ट पास करके बनाया गया है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अब देख ये, इसके बारे में बोल रहा था, नॉट मोर देन 50 लाख, नहीं, नॉट मोर देन, पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़, ठीक है। हाँ जी, ओके। नाउ आ जाओ पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट कंपनी कौन सा? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या है? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। वाह, पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या दिया? पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन दिया, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड मिनिमम पीयूएससी एज में बी प्रिस्क्राइब। तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो कि प्राइवेट नहीं है। तो प्राइवेट तो मैंने पढ़ा है ना, सेक्शन 2 क्लॉज 68, कि प्राइवेट कंपनी कौन नहीं होता, उसको छोड़ के कौन होगा? पब्लिक कंपनी होगा। अब देख, पब्लिक कंपनी इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, ये तो हो गया। पब्लिक कंपनी में शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पब्लिक कंपनी में कितना हो सकता है? जिसका कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, अनलिमिटेड या इनफाइनाइट नहीं बोला जाता है, इसको बोलते हैं नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी कंपनी को मान लिया जाएगा कि वो पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी को क्या मान लेते हैं? पब्लिक कंपनी। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कौन कौन से कंपनी में? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 46 में है। होल्डिंग कंपनी बोलता है
A company is holding in a relation to one or more other companies means company of which such company are not subsidiary company. होल्डिंग कंपनी क्या बोलता है? वैसा कंपनी जो सब्सिडरी नहीं है. वाह. वैसा कंपनी जो सब्सिडरी नहीं है. तो यहां पे अब सब्सिडरी को डिफाइन किया गया, यहां पे अब सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 87 में कि सब्सिडरी कंपनी कौन होता है. बोलता है सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी, यानी कि होल्डिंग कंपनी को छोड़ के मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी. देख सब्सिडरी कंपनी कौन होता है, ये एकदम सिंपल भाषा में बोलते हो, सब्सिडरी कंपनी होता है जिसके बोर्ड के कॉम्पोजिशन का कंट्रोल किसके हाथ में हो? होल्डिंग कंपनी के हाथ. किसके हाथ में हो? होल्डिंग कंपनी के हाथ. 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, चाहे वो होल्डिंग कंपनी के पास अकेला हो या होल्डिंग या उसके सब्सिडरी को मिला के वो एक्साइज करे और कंट्रोल करे, तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगा. क्लियर है? बोर्ड के कंपोजिशन का कंट्रोल किसके पास हो? होल्डिंग कंपनी के पास, तो वो सब्सिडरी कहलाएगा. या फिर होल्डिंग कंपनी के पास, खुद के पास या होल्डिंग कंपनी के साथ सब्सिडरी को मिला के 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर एक्साइज या कंट्रोल कौन करता है? होल्डिंग कंपनी. जिसमें करता है उसको बोलते हैं सब्सिडरी. तो होल्डिंग कंपनी कौन हुआ? जो कंट्रोल कर रहा है. सब्सिडरी कौन हुआ? जिसको कंट्रोल कर रहा है. होल्डिंग कौन हुआ? जो सब्सिडरी को कंट्रोल कर रहा है, सब्सिडरी के बोर्ड के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहा है. और सब्सिडरी कौन हुआ? जिसको होल्डिंग कंट्रोल कर रहा है. ठीक है? हौच-पौच जैसा लग रहा है? मैं बताऊं, घर में घर वाले तुमको कंट्रोल करते हैं. हाँ जी. या घर वाले को तुम कंट्रोल करते हो? ऑब्वियसली घर वाले तुमको कंट्रोल करते हैं. तो तुम क्या हुए? सब्सिडरी. घर वाले क्या हुए? होल्डिंग. क्योंकि कंट्रोल अल्टीमेटली किसके पास है? कंट्रोल अल्टीमेटली घर वाले को पास है. तो होल्डिंग कौन हुआ? घर वाले, मम्मी पापा. सब्सिडरी कौन हुए? बच्चे. क्लियर है? हाँ जी सर. अब देख, अब देखो, बोलता है a company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if कंट्रोल किसके पास है? किसी और सब्सिडरी के पास है. सुन हुआ क्या, एक होल्डिंग, उसका एक सब्सिडरी, ये दोनों मिलके किसी और कंपनी के अंदर क्या किया? होल्डिंग लिया. किसी और कंपनी के अंदर क्या लिया? होल्डिंग लिया. तो माना जाएगा कि इस होल्डिंग का जो पहला सब्सिडरी है वो होल्डिंग होगा दूसरे वाले सब्सिडरी के लिए. क्लियर है? हाँ जी. अब देख, यहाँ पे कंपनी इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट. हाँ, सब्सिडरी में लेयर का रूल आया था कि होल्डिंग कंपनी के पास दो से ज्यादा लेयर नहीं होने चाहिए. दो से ज्यादा लेयर नहीं होने चाहिए, यानी एक, एक के बाद दो. इसमें आप जितने भी लेयर बना सकते हो बना लो, लेकिन एक दो तीन चार, ये जो ऊपर से नीचे लेयर है वो नहीं बना सकते. लेकिन ये जो दो लेयर है इसमें आप लेयर फॉर्म कर सकते, इसमें आप ऐसे ऐसे लेयर फॉर्म, इसमें आप सब्सिडरी बहुत सारे ऐड कर सकते हैं. क्लियर है? हाँ जी सर. ओके. नाउ एसोसिएट कंपनी. एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 6 बोलता है मीन्स ए कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यानी कि ऐसा कंपनी जिसमें दूसरे कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बट इट इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी. इन्फ्लुएंस तो है, कंट्रोल तो कर रहा है, लेकिन वो सब्सिडरी नहीं हो सकता. लेकिन वो सब्सिडरी नहीं हो सकता. अब सुन कैसे. अगर 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर लेते हैं तो वो एसोसिएट थोड़ी रहेगा मेरे गांजा लोग. वो तो रहेगा क्या? सब्सिडरी हो जाएगा. तो सब्सिडरी अगर है तो सब्सिडरी होने के लिए मैक्सिमम कितना परसेंट शेयर होल्ड करना पड़ेगा? 49%.
49%, 49.9% शेयर होल्ड करना पड़ेगा, तब तक वो एसोसिएट कहलाएगा। जैसे 50 क्रॉस करेगा वो सब्सिडरी हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ? मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। एटलीस्ट कम से कम कितना वोटिंग पावर अपने को चाहिए? तो कम से कम 20% वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर का कम से कम 20% चाहिए अपने को, जिस वजह से वो कंपनी जो होगी वो अपनी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी, बट नॉट मोर देन 50% होना चाहिए, अदरवाइज वो एसोसिएट विल बी कन्वर्टेड इनटू सब्सिडरी। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके। फिर बोलता है एक्सप्रेसिंग जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है? जॉइंट एग्रीमेंट वेयर बाय द पार्टी दैट हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ अरेंजमेंट हैव द राइट ऑन द नेट सेट ऑफ द अरेंजमेंट। हटाओ यार, जॉइंट वेंचर की बात कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एसेस ऑफ कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ एसेस ऑफ कैपिटल। एक बात बता, सबसे ज्यादा पैसे कहां लगेंगे? सबसे ज्यादा पैसे कहां लगेंगे? किसको चाहिए होंगे? सबसे ज्यादा पैसे किसको चाहिए होंगे? पब्लिक कंपनी। बट व्हिच पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है? ठीक है, व्हिच पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है। तो लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 52 में। लिस्टेड कंपनी का बारे में क्या बोलता है? लिस्टेड कंपनी के बारे में बोलता है कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। वैसा कंपनी जिसका कोई भी सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसको क्या बोलेंगे? लिस्टेड कंपनी। ठीक है, हाँ जी ठीक है। Provided that such class of company which have listed or intended to list such class of securities as may be prescribed in consultation with the SEBI shall not be considered as listed company। क्या बोलता है पब्लिक? पब्लिक ये बोल रही है, यहाँ पे ये बोलना चाहता है प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनी, वैसा कंपनी जो अपने आप को लिस्ट कराना चाहती है, जो अपने सिक्योरिटी को लिस्ट कराना चाहती है, ठीक है, जिसने अभी तक अपने आप को लिस्ट नहीं करवाया है, जो अपने आप को लिस्ट कराना चाहती है, वैसे कंपनी को लिस्टेड कंपनी कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। फिर अनलिस्टेड कंपनी कौन सा हुआ? अरे जो लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड होगी रे बाबा। वो कंपनी जो अनलिस्टेड है, सॉरी, वो कंपनी जो लिस्टेड नहीं है वो क्या होगी? अनलिस्टेड कंपनी होगी। ठीक है, हाँ जी। नाउ और भी कुछ कंपनी के टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन है, उसमें एक है गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 45, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के बारे में क्या बोलता है? वैसा कंपनी जिसमें, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाई, वैसा कंपनी जिसका एट लिस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वही सच कंपनी जिसका कम से कम 51% पेड शेयर कैपिटल किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास, एक स्टेट गवर्नमेंट के पास, या एक से ज्यादा स्टेट मिला के उसके पास, या फिर पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे यानी कि जहां पे तोड़ा पेडअप शेयर कैपिटल, तोड़ा तोड़ा पेडअप शेयर कैपिटल, थोड़ा पीयूसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, थोड़ा पीयूसी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो वैसे कंपनी को क्या बोलेंगे अपन? वैसे कंपनी को बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लाउज, बोलता है पेडअप शेयर कैपिटल का मतलब बोलता है टोटल वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। नाउ फॉरेन कंपनी, किसके बारे में बात कर रहा है? फॉरेन। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या? फिरंगी कंपनी। अरे आजा, देखो मेरा बेसिक सा क्वेश्चन है, सेक्शन 2 क्लॉज 42, पहले डेफिनेशन पर। इट मीन्स कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया which has place of business in India whether by itself or through agent physically or through electronic mode
और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। ओके, यहां तक क्लियर है? हाँ जी, यहां तक क्लियर है। मेरा क्वेश्चन है, इस फॉरेन कंपनी इज ए कंपनी? सर आप कुछ नशा वसा करके आए हो? यहां तो लिखा हुआ है ये सर, फॉरेन कंपनी, ये तो कंपनी छह ही। बट मेरा क्वेश्चन है, इज फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या फॉरेन कंपनी कंपनी होती है? क्या मजाक कर रहे हो सर? क्यों कर रहे हो ऐसे हमारे साथ? रिप्लाई करो, कमेंट में रिप्लाई करो। क्या फॉरेन कंपनी कंपनी होता है? कमेंट करो। एस फॉरेन कंपनी इज ए कंपनी? नो। क्या बोल रहे हो सर? यहां तो कंपनी लिखा है। मैं बोल रहा हूं नो। क्यों बोल रहे हो ऐसे? कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, और कंपनी के डेफिनेशन में बोलता है कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। कंपनी का मतलब क्या? वैसा कंपनी जो इस एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुआ है, या फिर कोई भी प्रीवियस लॉ के तहत इनकॉर्पोरेट हुआ है। इसका मतलब कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा वो कंपनी मानी जाएगी। कंपनीज एक्ट 1956 के तहत जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है वो कंपनी माना जाएगा। लेकिन फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में देख, फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में बोलता है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। वैसा कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है उसको कंपनी नहीं मानेंगे। ये फॉरेन कंपनी है, ये कंपनी के डेफिनेशन को कवर नहीं करती है। दैट इज वाई दिस इज नॉट ए कंपनी, दिस इज बॉडी कॉर्पोरेट। माय गॉड। ठीक है, यहां तक। अभी मैं बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में आऊंगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब आगे बढ़ू? हाँ आगे बढ़ो। नाउ सेक्शन 8 कंपनी, वैसा कंपनी जो चैरिटी के लिए इनकॉर्पोरेट हुआ है, जिसका ऑब्जेक्ट ही क्या है? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है। वैसे कंपनी को क्या बोलते हैं? सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी और कंपनी 2013 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विच इज फॉर्म टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स आर्ट साइंस। तीन चीज, कॉमर्स आर्ट साइंस, स्पोर्ट्स एजुकेशन रिसर्च। ए याद कर, कॉमर्स आर्ट साइंस, स्पोर्ट्स एजुकेशन रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। वैसा कंपनी जो किन चीजों के लिए बना है? वैसा कंपनी जो बना है आर्ट्स कॉमर्स साइंस को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स एजुकेशन रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी एंड एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे कंपनी को क्या बोलते हैं? सेक्शन 8 कंपनी। दैट मीन्स चैरिटेबल कंपनी। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। नाउ अगर सेक्शन 8 कंपनी को प्रॉफिट होता है तो क्या वो प्रॉफिट अपने मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? नहीं कर सकती मेरे गांजा लोग। सेक्शन 8 कंपनी अपने प्रॉफिट को सिर्फ और सिर्फ उसके ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज कर सकती है, ना कि मेंबर को बांटेगी। क्लियर है? प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट एंड प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। मेंबर को डिविडेंड पे नहीं करेगी। एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, FICCI, एसोचेम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, CII कंपटीशन, CII ETC। ये सारी क्या है? सेक्शन 8 कंपनीज हैं। ठीक है, कैसे दिखाऊं मैं? चलो छोड़ो, एग्जाम्पल खुद लिख लेना। ओके, अब देखो, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द लाइसेंस। ये सुना, सेक्शन 8 कंपनी जो होगा उसके नाम के लास्ट में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगा। ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। और ये सेक्शन 8 कंपनी जो होगा इसका भी इनकॉर्पोरेशन, जैसे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी होता है उसी तरीके से इसका भी इनकॉर्पोरेशन होगा। ऑन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये भी बाकी कंपनियों जैसे ही प्रिविलेज इसको मिलेगा। क्लियर है? क्या लाइसेंस रिवोक हो सकता है? सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो सकता है। हाँ जी, रिवोक हो सकता है। अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावेंट किया, अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावेंट किया किसी भी रिक्वायरमेंट को और कंडीशन को,
सेक्शन 8 कंपनी के रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो ये कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा, एंड इसके लाइसेंस को क्या कर देंगे, रिवोक कर देंगे, और इसके लाइसेंस को क्या करेंगे, रिवोक कर देंगे। ठीक है, और रजिस्ट्रार चाहे तो इसके नाम के लास्ट में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा सकता है, लगा सकता है, लगा सकता है। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर क्या देगा, ये देख, ये जो रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस है इसको बोलते हैं अरेंज मैरिज। इसको क्या बोलते हैं, अरेंज मैरिज। यानी कि यानी कि इसके नाम, अगर इसने कॉन्ट्रावेन किया तो इसका तो पहले लाइसेंस छीनेगा और इसके नाम के लास्ट में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाएगा, और 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 क्या करेगी गवर्नमेंट, इसके लाइसेंस को रिवोक करने के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में ऑर्डर पास करेगी, और जो कंपनी, कोई और कंपनी जो सेम चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए रजिस्टर्ड हुआ है उसके साथ इसको क्या कर देगी, अमालगमेट कर देगी, उसके साथ क्या कर देगी, अमालगमेट। यानी कि ये क्या हो जाएगा, सेम नेचर वाले के साथ अमालगमेट कर देगी। दैट मीन्स यहां पे हो जाएगा इन दोनों का लव मैरिज। ठीक है, एंड अगर प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड के साथ में अमालगमेट कर दिया सेक्शन 8 कंपनी के लाइसेंस को रिवोक करके, उसको बोलेंगे अरेंज मैरिज। क्लियर है? तो सेक्शन 8 कंपनी का लव मैरिज भी होता है और सेक्शन 8 कंपनी का अरेंज मैरिज भी होता है। ठीक। पनिशमेंट एंड पेनल्टी, पनिशमेंट एंड पेनल्टी इन कॉन्ट्रावेंशन। ठीक है, पनिशमेंट कितना है, पनिशेबल विथ फाइन शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपी, बट विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपी। कंपनी के ऊपर कम से कम पेनल्टी 10 लाख रुपए का, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए का होगा। डायरेक्टर के ऊपर, डायरेक्टर या एवरी ऑफिसर के ऊपर जो कि डिफॉल्ट में क्या था शामिल था, उसके ऊपर कम से कम 25,000 रुपए का फाइन, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 25 लाख रुपए तक। क्लियर है? और इसको 447 के तहत भी क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, यानी कि ये क्रिमिनल ऑफेंस भी माना जाएगा अगर ये करता है, क्या बोलता है, डिफॉल्ट करता है, कॉन्ट्रावेंट करता है तो। क्लियर है? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। नाउ डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455, डोरमेंट कंपनी, कौन सा कंपनी, डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, बट फिर भी सुन। डोरमेंट कंपनी जो होता है उसको फॉर्म एंड रजिस्टर किया जाता है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। किसके लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, और एसेट होल्ड करने के लिए या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को होल्ड करने के लिए, एंड इसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता है। गवर्नमेंट कंपनी कौन सा कंपनी हो, वैसा कंपनी जिसका फॉर्मेशन फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए हुआ है, या फिर एसेट को होल्ड करने के लिए हुआ है, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए हुआ है, एंड इसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होगा। वैसे कंपनी को, और वैसे इनएक्टिव कंपनी को, वैसे कंपनी को और ऐसे इनएक्टिव कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है कि आरओसी साहब, मेरे को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो, मैं 3 साल बाद, 4 साल बाद काम स्टार्ट करूंगा, मेरे को एक प्लॉट बढ़िया लगा है, मेरे को वो परचेज करना है, बट मैं उस प्लॉट पे काम 3-4 साल बाद करूंगा, मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ, उसको डोरमेंट का स्टेटस दे दूं। ठीक है, तो रजिस्ट्रार डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे देता है। ठीक, तो वैसे कंपनी को क्या बोलेंगे, डोरमेंट कंपनी। अब इसमें बात किया कि इनएक्टिव कंपनी, इनएक्टिव कंपनी which is not been carrying on a business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial year and has not filed financial statement and annual return during the last 2 years। देख बेटा, बहुत ही थीन लाइन ऑफ डिफरेंस है। यहां पे बात कर रहे हैं डोरमेंट कंपनी के बारे में। डोरमेंट कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होगा, बट इनएक्टिव कंपनी के बारे में क्या बोल रहा है कि वैसा कंपनी जिसने अपना बिजनेस ऑपरेशन कैरी ऑन नहीं किया है, जिसका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में, और जिसने
एनुअल रिटर्न लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का फाइल नहीं किया है, वैसे कंपनी को बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी। वैसे को क्या बोलते हैं? इनएक्टिव कंपनी। यानी कि वैसा कंपनी जो अपना बिजनेस ऑपरेशन कैरी ऑन नहीं कर रहा है, जिसका कोई अकाउंटिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से, एंड जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न 2 साल से फाइल नहीं किया है, वैसे कंपनी को बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब होता है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एनी ट्रांजेक्शन अदर देन, सारे ट्रांजेक्शन को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मानेंगे, कुछ चीजों को छोड़ के। पहला, पेमेंट ऑफ फी बाय कंपनी टू रजिस्ट्रार, अरे रजिस्ट्रार को जो पेमेंट करेंगे रहे उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं मानते हैं। पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, और एक्ट बोल रहा पेमेंट करने को, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो डोरमेंट कंपनी है इसका तो एनुअल रिटर्न फाइल होगा, तो उस एनुअल रिटर्न को फाइल करने के लिए जब फॉर्म अपलोड करते हैं, तो फॉर्म अपलोड करने के साथ में चालान जाता है 400 रुपया का, 800 रुपया का, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। सुनना, एक चीज और सुन, क्या शेयर अलॉट करेंगे किसको? मेंबर को, तो वो ट्रांजेक्शन हो गया? नहीं, वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जो पेमेंट कर रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। क्लियर है? तो डोरमेंट कंपनी क्या हुआ? वैसा कंपनी जो कि रजिस्टर हुआ है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए और जो होल्ड कर रहा है एसेट अपने नाम पे या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपने नाम पे होल्ड कर रहा है, जिसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, वैसे कंपनी का, वैसे इनएक्टिव कंपनी को जो रजिस्ट्रार के पास अपना क्या फाइल करेगा, रजिस्ट्रार के पास रिक्वेस्ट सबमिट करेगा कि मेरे को डोरमेंट का स्टेटस दे दो, तो रजिस्ट्रार जो है वो इन सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद उसको डोरमेंट का स्टेटस दे देती है। इनएक्टिव कंपनी क्या होता है? वैसा कंपनी जो कि अपना बिजनेस ऑपरेशन कैरी ऑन नहीं किया है, जिसने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से, एंड जिसने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से फाइल नहीं किया, वैसे कंपनी को इनएक्टिव कंपनी बोलते हैं। ठीक है? निधि कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 406। निधि, निधि वैसा कंपनी जो म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए बनाया गया है, वैसा कंपनी जो निधि कंपनी अपने निजी मेंबर को लोन प्रोवाइड करती है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। निधि कंपनी जो है अपना, वो अपने निजी मेंबर को स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है। यानी कि वैसा कंपनी, निधि का मतलब होता है म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, वैसा कंपनी जो कि बनाया गया है म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए, वैसा कंपनी को क्या बोलेंगे? निधि कंपनी। क्लियर है? हाँ जी सर। और इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेरेशन लेना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट वन इज पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर रिगार्डेड टू बी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। LIC ऑफ इंडिया, established under LIC corporate LIC Act 1956. LIC of India is a PFI, India's largest PFI. IDFC Limited as a PFI. UTI, Unit Trust of India, as a PFI. Institution notified by central government under section 482 of the Companies Act 1956. ठीक है? So repealed under section 465 of this act. ठीक, वैसे इंस्टीट्यूशन को पीएफआई बोलेंगे, या फिर सच अदर इंस्टीट्यूशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ कंसल्टेशन लेके नोटिफाई करेगा, वैसे कंपनी को पीएफआई मानेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। कंडीशन क्या है पीएफआई नोटिफाई होने के लिए? नो इंस्टीट्यूशन शैल बी नोटिफाई अनलेस, एक तो सेंट्रल या स्टेट एक्ट, सेपरेट एक्ट के द्वारा वो क्या होना चाहिए? बना हुआ होना चाहिए। वैसा पीएफआई जिसका जन्म या तो सेंट्रल एक्ट के थ्रू हुआ हो या स्टेट एक्ट के थ्रू हुआ हो, और जिसमें 51% पेडअप शेयर कैपिटल कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय सेंट्रल पार्टी बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देख, अब एक काम करते हैं, अपन लोग लेते हैं यहाँ पे छोटू सा ब्रेक 5 मिनट का। 5 मिनट के बाद आएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मोड ऑफ
रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एंड आज इसको खत्म करेंगे, कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। सी यू सून बेटा। 10 मिनट, चलो 10 मिनट दिया, 10 मिनट में जाओ खा पी जो करना है करके आओ। ओके ओके, वेलकम बैक गाइस। हाँ, एक न्यूज आपके साथ शेयर करनी है। अ, एक मिनट, मैं शेयर करता हूँ। शेयर करने के लिए यार सच है तो बहुत कुछ, बट जिनके बारे में ये न्यूज है वो आज हमारे बीच नहीं है। वन ऑफ बेस्ट फैकल्टी ऑफ लॉ, सी एस मोहित अग्रवाल सर, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। आज उनका बर्थ एनिवर्सरी है। सो हम प्रार्थना करेंगे, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहां भी रहे खुश रहे, एंड अपने थॉट से, अपने वाइब से, अपने एनर्जी से हम लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करते रहे। ठीक है, लव यू लॉट भैया, लव यू लॉट। ओके, नाउ मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सबसे पहले उसमें पढ़ना है प्रमोटर कौन, हु इज प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है? अरे मोटर नहीं रे बाबा, अपन बात कर रहा है प्रमोटर की। तो बोलता है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 69, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 69, promoter means a person, promoter means a person who has been named as a in the prospectus or identified by the company in the annual return referred in section 92। मतलब वो बंदा जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है या फिर एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है, उस इंसान को बोलेंगे प्रमोटर। या फिर उसका कंट्रोल है कंपनी के अफेयर्स के ऊपर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। वो इंसान जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उस इंसान को क्या बोलेंगे? प्रमोटर बोलेंगे। नाउ वो इंसान जिसके एडवाइस से या जिसके डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन से बोर्ड काम करे, वो इंसान जिसके एडवाइस पे, डायरेक्शन पे, इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड काम करे, वैसे इंसान को क्या बोलते हैं? प्रमोटर। वैसे इंसान को क्या बोलते हैं? प्रमोटर। वैसे इंसान को क्या बोलते हैं? प्रमोटर। तो प्रमोटर कौन हुआ? प्रमोटर का मतलब वो इंसान जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है और जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है, और उस एनुअल रिटर्न में उसको क्या किया गया? एनुअल रिटर्न में उसको आइडेंटिफाई किया गया, वैसे इंसान को बोलते हैं प्रमोटर। दूसरा, कंपनी के अफेयर को कंट्रोल कर रहा है वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज ए कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। तीसरा, जिसके इशारे पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रमोटर। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का फॉर्मेशन करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? कंपनी का फॉर्मेशन के लिए क्या प्रोसेस होता है? तो सबसे पहली चीज बेटा, कंपनी का फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज ओपीसी। ओपीसी को फॉर्म करने के लिए कम से कम कितना परसेंट चाहिए? कम से कम 1% चाहिए। प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा परसेंट चाहिए, और पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए 7 या 7 से ज्यादा परसेंट चाहिए। ओपीसी में मिनिमम और मैक्सिमम कितने परसेंट होंगे? ओपीसी में मिनिमम मैक्सिमम, ओपीसी में 1 होगा। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 200 होंगे। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होंगे, मैक्सिमम नो लिमिट होगा। क्लियर है? ओके। नो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है? तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये करेंगे कि कंपनी का अगर इनकॉर्पोरेशन करना है तो सबसे पहले नेम रिजर्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? रन। क्या करेंगे? रन। भागम भाग वाला नहीं, रिजर्व यूनिक नेम। क्या करेंगे? रिजर्व यूनिक नेम, यानी कंपनी का नाम सबसे पहले क्या कराओ? रजिस्टर कराओ, रन करवाओ, रिजर्व कराओ उस कंपनी के नाम को। ठीक है? 1,000 रुपया फी लगता है, 1,000 रुपया फी लगता है रन कराने के लिए। ठीक है? ओके। जब कंपनी का नाम रजिस्टर हो गया तो वहां से 20 दिनों के अंदर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है? ये होता है प्रोसीजर, ये होता है बेसिक प्रोसीजर। उसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन विद रजिस्ट्रार। हाँ जी, करना पड़ेगा ना।
आपका रजिस्टर ऑफिस जिस भी jurisdiction में फॉल करता है वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन को रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा। तब तो जाके रजिस्ट्रार को पता चलेगा कि हाँ भैया कंपनी में ये फलाना ढिमाका डायरेक्टर है। क्लियर है? अब देखो, कंपनी का जो मेमोरेंडम आर्टिकल होगा वो सब्सक्राइबर के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। डिक्लेरेशन बाय a person who is engaged in the formation of a company। डिक्लेरेशन बाय a person who is engaged in the formation of a company। अब देखो, जो इंसान कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करेगा उसको DAR2 भरना होता है, DAR2 फॉर्म नंबर DAR2 भरना होता है। और साथ ही साथ INC 14 भरना होता है, INC 14 भरना होता है और INC 15 भरना होता है। INC 14 किसके लिए होता है? सॉरी, INC 14 जो होता है उसमें प्रोफेशनल का डिक्लेरेशन होता है। INC 14 में क्या होता है? प्रोफेशनल का डिक्लेरेशन होता है, यानी कि जो प्रोफेशनल उस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में इन्वॉल्व है उसका डिक्लेरेशन होता है INC 14 में। INC 15 में होता है डायरेक्टर लोगों का डिक्लेरेशन। ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है। फिर बोल रहा है डिक्लेरेशन फॉर्म ईच ऑफ द सब्सक्राइबर है, यानी कि INC 15 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और DI2 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, फिर बोलता है इज नॉट convicted of any offense or connection with the promotion of company formation and management of a company। मतलब प्रीवियस में वो कुछ भी ऐसा कोई कर्म कांड ही नहीं होना चाहिए इंसान, अदरवाइज उसके पैन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। प्रैक्टिकली ये चीज मैंने फील किया हुआ है। एक बार मैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन कर रहा था, एक बंदे का पैन, मैंने सब कुछ कर दिया, जब मैं फॉर्म अपलोड करूँ उसका वो फॉर्म अपलोड ही नहीं हो कंपनी के MCA के साइट पे, अपलोड नहीं कर रहा था यार। वो मैं चेक फॉर्म कर रहा था, वहां पर नहीं ले रहा था। वाई? क्योंकि जो इंसान कंपनी का शेयर सब्सक्राइब किया हुआ था उसमें एक इंसान पहले से डिफॉल्ट किए हुए था। ठीक है, हाँ जी सर। नाउ एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस बताना पड़ेगा। हाँ जी। पर्टिकुलर्स, सब्सक्राइबर का, एवरी सब्सक्राइबर का पर्टिकुलर, यानी कि नाम, सरनाम, फैमिली नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। हाँ जी। फिर पर्टिकुलर और क्या बताना पड़ेगा? नेम इंक्लूडिंग सरनेम, फैमिली। ठीक है, ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, यानी कि मेमोरेंडम को जब सब्सक्राइब कर रहे हो उसका सारा कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर इंटरेस्ट बताना पड़ेगा पर्सन का। ओके, नाउ फिर सर्टिफिकेट इशू होगा इनकॉर्पोरेशन का, रजिस्ट्रार इशू करेगा किसको? कंपनी का। हैप्पी बर्थडे होगा जब वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? हैप्पी बर्थडे कंपनी का। ठीक है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आया, उसके बाद क्या करेंगे? अलॉटमेंट ऑफ सिन हुआ, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में सिन नंबर मेंशन होता है। उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में सिन नंबर मेंशन होता है। ठीक है, और जिस डेट को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है वो डेट भी लिखा रहता है, और कंपनी का रजिस्टर ऑफिस भी लिखा रहता है, कंपनी का उसमें पैन लिखा रहेगा, कंपनी का उसमें टैन लिखा रहेगा। क्लियर है? अब कंपनी का सिन तो आ गया, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया। अब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जब हुआ वहां से 30 दिनों के अंदर क्या करना पड़ेगा? 30 दिनों के अंदर ऑर्डर अपॉइंट करना पड़ेगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करना होता है, NC 20A फाइल करना होता है 180 दिनों के, सॉरी, सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा 180 दिनों के भीतर। जैसे बैंक अकाउंट खुलवाए, वहां बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद NC 20 के फाइल करना होगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, किसको? रजिस्ट्रार को। ठीक है, फिर बोलता है मेंटेनेंस ऑफ कॉपी इन ऑल डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और सरपासिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो क्या होगा? रजिस्ट्रार जो है वो एक्शन ले लेगा, फ्रॉड का, अंडर सेक्शन 447। फिर बोलते हैं कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग। मान ली कि कंपनी, वो तो हुआ फर्निशिंग, यानी कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे थे उस टाइम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, यानी कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये प्री इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 5 प्री इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा है, पॉइंट नंबर 6 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के केस में अगर वो इनकॉर्पोरेशन के बाद पता चलता है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट किया गया है या किसी भी मटेरियल फैक्ट को सरपास किया गया है, इन दैट केस
इन दैट केस इसको भी क्या मानेंगे, फ्रॉड मानेंगे। ठीक है, प्रमोटर पर्सन एम एज फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी या किसी भी पर्सन के ऊपर क्या करेंगे, फ्रॉड का चार्जेस लगे एज पर सेक्शन 447 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। फिर ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर कर सकती है, ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर करेगी, इनकॉर्पोरेशन हो गया, उसके बाद ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर करेगी, ट्राइब्यूनल ऑर्डर करेगी एज इट may think fit for the regulation and management of a company including changes in the memorandum and article in public interest or interest of the company। ठीक, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेगी, पब्लिक इंटरेस्ट में ऑर्डर पास करेगी। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, कंपनी के मेंबर के लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर देगी, कंपनी के मेंबर के लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर देगी। तीसरा, रजिस्टर ऑफ कंपनी से नाम हटा देगी कंपनी का, आज से तू कंपनी नहीं रहेगा, यानी कि रजिस्टर ऑफ कंपनी से नाम हटा देगी, या फिर वाइंड अप कर देगी, या फिर उसको जो ठीक लगेगा वो ऐसा ऑर्डर पास करेगी। ठीक है, हाँ जी। लेकिन ये सब करने के पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलता है किसको, कंपनी को, और कंपनी ने जो ट्रांजेक्शन किया है उसको ट्राइब्यूनल कंसिडरेशन में रखेगा। ठीक है, अब देखो, अब आता है स्पाइस, ये तो पुराना हो गया रे, अब स्पाइस प्लस आता है। अब क्या आता है, स्पाइस प्लस कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए। स्पाइस प्लस का फॉर्मूला क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, स्पाइस प्लस का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, स्पाइस का फुल फॉर्म होता है। अब देख, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, क्या होगा रे, रजिस्ट्रेशन हो गया दैट मीन्स वो कंपनी बन गई, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन वो कंपनी बन गई, यानी कि उसका हैप्पी बर्थडे हो गया, उसका जन्म हो गया। ठीक है, कंपनी अपने नाम पे कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, वेदर इट इज मूवेबल और इमूवेबल, टेंजेबल और इनटेंजेबल, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, स्यू कर सकता है और स्यूड हो सकता है। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन। अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है, कैपिटल का क्लासिफिकेशन किया गया है, पेड अप, ऑथोराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल, इशूड, सॉरी, नॉमिनल, ऑथोराइज, रजिस्टर्ड, नॉमिनल कैपिटल, सॉरी, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल या पेड अप। क्या क्या हुआ, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, कॉल्ड अप और पेड अप। अब एक एक करके पढ़ते हैं। ऑथराइज नॉमिनल रजिस्टर्ड कैपिटल क्या हुआ, ऑथराइज नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल क्या हुआ, यानी कि वैसा कैपिटल जो कि कंपनी के मेमोरेंडम में ऑथराइज किया गया है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, कंपनी के कंपनी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल क्या होगा उसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। इशूड क्या होता है, इशूड क्या होता है, एंड इशूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन, वैसा कैपिटल जो कि कंपनी इशू कर रही है टाइम टू टाइम सब्सक्रिप्शन के लिए, वैसे कैपिटल क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल बोलते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर ऑफ अ कंपनी, यानी कि वैसा कैपिटल जिसको कंपनी के मेंबर ने सब्सक्राइब कर लिया, वैसे कैपिटल को बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप क्या होता है, वैसा कैपिटल जिसके लिए पेमेंट कॉल कर लिया गया है, वैसे कैपिटल को बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप क्या होता है, वैसा कैपिटल, पेड अप कैपिटल इज द टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड एज पेड अप ऑन शेयर इशूड, जो शेयर इशू हुआ ना उसके बदले जो पैसा मिला उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल लेस कॉल्स इन एरियर्स। देख, कॉल्ड अप कैपिटल से ना अगर कॉल इन अरियर हटा दो तो पेड अप कैपिटल ही बचता है। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। अब देखो, शेयर,
शेयर क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 84 में बताया गया है, शेयर का मतलब, शेयर मीन्स a share in the share capital of a company and include stock, and include stock। वाह, क्या डेफिनेशन है। शेयर का मतलब वो शेयर कैपिटल कंपनी का, शेयर का मतलब कंपनी का शेयर कैपिटल जिसमें स्टॉक भी इंक्लूड होता है। क्या समझे इससे? इससे कुछ नहीं समझे सर। अब इसको और समझाइए, इसको और समझाता हूँ, इसको और समझाता हूँ। शेयर का मतलब द पोर्शन ऑफ अ कैपिटल, द पोर्शन ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी, द पोर्शन ऑफ a share of a company that shareholder hold with itself is called share। ठीक है। अब देखो, ये जो शेयर कैपिटल होता है ये दो तरीके का होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी दो तरह का होता है, विथ यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ठीक है, ठीक है करके पढ़ते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है। देख, सबसे पहले शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 44 के तहत, शेयर और डिवेंचर और अदर इंटरेस्ट of any manner in a company shall be movable property transferable in the manner provided by the article of a company। हाँ जी, मूवेबल होता है क्योंकि ट्रांसफर होता है। शेयर शैल बी नंबर्ड। हाँ जी, शेयर कैपिटल नंबर होता है, नंबर होता है हर एक शेयर कैपिटल, हर एक शेयर का कैपिटल, हर एक शेयर का डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। ठीक है, इसीलिए नंबर करना जरूरी है। अब देख, काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, काइंड ऑफ शेयर कैपिटल में क्या आया? काइंड ऑफ शेयर कैपिटल में दो आया, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल दो तरीके का, विथ वोटिंग राइट, विथ वोटिंग राइट और विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। विथ वोटिंग राइट का मतलब वैसा शेयर कैपिटल जिसमें हर एक शेयर के बदले एक वोटिंग राइट हो, उसको बोलते हैं विथ वोटिंग राइट। और डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या होता है? डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब होता है, मतलब कि 10 शेयर के बदले एक वोट, एक वोट का राइट है, वैसे उसको बोलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ठीक है। इंडिया में सबसे पहले टाटा मोटर्स ने 2008 में डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर इशू किया था, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर इशू किया था टाटा ने, जिसको बोलते हैं डीवीआर, डीवीआर। उसके बाद फिर फ्यूचर रिटेल ने किया और फिर जैन इरिगेशन अमोंग ने किया क्या, डीवीआर इशू किया। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? देख, any company limited by share means all share capital are not preferential share। अब देख, यहाँ पे प्रेफरेंशियल बोलता है कि जितने भी शेयर कैपिटल होते हैं वो सारे प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल नहीं होते, यानी कि जो प्रेफरेंशियल नहीं होते वो इक्विटी होते हैं। तो प्रेफरेंस वाले को क्या किया गया? प्रेफरेंस वाले को डिफाइन किया गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब कि वैसा शेयर कैपिटल जिसमें पेमेंट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है, जिसका पेमेंट ऑफ डिविडेंड फिक्स रेट रहता है, जिसके पेमेंट ऑफ डिविडेंड का रेट फिक्स रहता है, जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस वालों को उतना परसेंट ही प्रॉफिट का टोटल हिस्सा बांटा जाएगा। एंड रीपेमेंट, पहला, एक तो डिविडेंड का अमाउंट फिक्स है, डिविडेंड का रेट फिक्स है, और दूसरा रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। सबसे पहले रीपेमेंट किसको होगा? प्रेफरेंस शेयर वाले को होगा, अगर बच गया तो फिर इक्विटी वाले को पेमेंट होगा। यानी कि इक्विटी वाले को पेमेंट सबसे लास्ट में मिलता है, इक्विटी वाले को पेमेंट सबसे लास्ट में। अरे मालिक को लास्ट में जो बचा वो मालिक का, ठीक है, लास्ट में बचा वो मालिक का। ओके, नाउ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए, ये क्या होता है? एमओए जो होता है ना, वो चार्टर्ड होता है कंपनी का। एमओए जो होता है वो क्या होता है? चार्टर होता है कंपनी का। दैट मीन्स दिस इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द कंपनी। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्या ऑब्जेक्ट होता है एमओए को रजिस्टर करने का? पहला ऑब्जेक्ट होता है कि कंपनी किस चीज के लिए फॉर्म हुआ, ठीक है, कंपनी क्या पॉसिबल स्कोप है, कंपनी उस स्कोप के बाहर जाके काम नहीं करेगी, यानी कंपनी अपने औकात के बाहर जाके काम नहीं करेगी। इट enables shareholder creditor on those who deal with the company to know its power and what activity can be engaged in।
मतलब रजिस्टर करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि शेयर होल्डर को, क्रेडिटर को और जो भी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उनको पता चल सके कि कंपनी का पावर क्या है और कंपनी किस काम में इंगेज हो रखी है। ठीक है। सेक्शन 399 बोलता है मेमोरेंडम जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। फिर शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज बाय द कंपनी, और इसलिए भी रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है ताकि शेयर होल्डर को पता चल सके कि उसका पैसा कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है जी। देख, as per section 4, memorandum of a company shall be drawn up in the given format, table A to E of schedule 1। इसमें मेमोरेंडम का फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर कंपनी अपना फॉर्मेट बनाना चाहती है तो ठीक है, कंपनी अपना फॉर्मेट नहीं बनाना चाहती है तो कंपनी वाला फॉर्मेट क्या कर ले, कॉपी पेस्ट कर ले। टेबल ए में दिया हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एमओए किसका, लिमिटेड बाय शेयर। बी में एमओए किसका, लिमिटेड बाय गारंटी। सी में लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। बी में है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सी में अनलिमिटेड कंपनी। एंड डी में अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है। हाँ जी सर। अब देखो, मेमोरेंडम का कंटेंट क्या क्या होता है। सबसे मेमोरेंडम में क्या क्या चीज है मेंशन होती है। सबसे पहला नेम क्लॉज। सबसे पहला नेम क्लॉज, यानी कि कंपनी का नाम, नेम का क्लॉज किस में रहता है, मेमोरेंडम में रहता है। कंपनी का नेम क्लॉज किस में रहता है, मेमोरेंडम में रहता है। ठीक है। द नेम ऑफ अ कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड नाम के लास्ट में रहता है। ठीक है। नाउ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, पहला नेम क्लॉज, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यानी कि कंपनी कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है। तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट वन लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी कहां से डिफाइन होगा बेटा, लाइबिलिटी डिफाइन होगा लिमिटेड बाय शेयर है कि लिमिटेड बाय गारंटी है। क्लियर है। फिर कैपिटल क्लॉज, यानी कि कंपनी में मैक्सिमम शेयर कैपिटल क्या होगा, वो कैपिटल क्लॉज में मेंशन होता है। एंड नाउ नेक्स्ट वन एसोसिएशन क्लॉज या सब्सक्रिप्शन क्लॉज, दैट मींस कम से कम हर एक सब्सक्राइबर के पास कम से कम एक शेयर होना चाहिए कंपनी का, और वो रिटर्न होना चाहिए, एंड उस शेयर के अगेंस्ट में उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक। यहाँ फलाने इंसान ने इतना परसेंट, इतना शेयर होल्ड किया है उस कंपनी में। तो टोटल कितने क्लॉज हैं मेमोरेंडम में, मेमोरेंडम में टोटल 6 क्लॉज है। पहला कौन है, पहला हुआ नेम क्लॉज, दूसरा क्या हुआ रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, तीसरा क्या हुआ ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा क्या हुआ लाइबिलिटी क्लॉज, पांचवा हुआ कैपिटल क्लॉज, छठा हुआ एसोसिएशन क्लॉज या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है। हाँ जी सर। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस, वो 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 ये क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है। एक बात बता, कंपनी का फॉर्मेशन जिस काम को करने के लिए हो, कंपनी क्या उसी काम को कैरी ऑन करेगी। हाँ जी सर, कंपनी सिर्फ उसी काम को कैरी ऑन करेगी। यहाँ तक ठीक है। हाँ सर, यहाँ तक ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ तक ठीक है। अगर कंपनी ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जाके काम करती है उसको बोलते हैं, यानी कि कंपनी जब अपने औकात के बाहर जाके काम करना शुरू कर देगी तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस, यानी कि औकात के बाहर बाहर जाके काम कर रहे हैं, यानी कि कंपनी अपने लीगल पावर के बाहर जाके काम करेगी, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वीरस। उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वीरस। क्लियर है। यानी कि कंपनी को अपने औकात में ही काम करना चाहिए। हाँ जी सर, काम करना चाहिए। ओके। जैसे एक फेमस केस लॉ है, एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। क्या हुआ था, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट था बनाना, सेल करना, लेंड करना रेलवे कैरेज को और वैगन्स को, टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, परचेज लीज एंड सेल एंड वर्क ऑफ माइन एंड परचेज एंड सेल ऑफ मर्चेंट एजेंट कोल टिम्बर मटेरियल इटीसी। ये था एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी का काम। ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इस एशबरी रेलवे कैरेज ने सोचा चलो अपने औकात के बाहर जाके काम करते हैं, अपन रेलवे का
पटरी बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट लेगा। अपन रेलवे का पटरी बिछाने का क्या लेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेगा। ठीक, क्या ये पॉसिबल है? नो सर, क्योंकि ये कंपनी के ऑब्जेक्ट के बाहर है, तो इसी को बोलते हैं अल्ट्रा वीरस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वीरस। ठीक, क्या कंपनी कर सकती है? नो। अगर काम अल्ट्रा वीरस हुआ है, उसको रेटिफाई कर सकते हैं आर्टिकल को क्या करके, अमेंड करके जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के। ठीक है, ये था क्या, मेमोरेंडम। नाउ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन होता है विच आर फ्रेम टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर, विच आर फ्रेम टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर। यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन किस में होता है, आर्टिकल में होता है। और रूल एंड रेगुलेशन किस लिए बनाए जाते हैं, कि ताकि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को, इंटरनल अफेयर को क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके। क्लियर है? अब देखो क्या होता है एओए में, रेगुलेशंस होते हैं मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए। इंक्लूजन ऑफ मैटर होता है, आर्टिकल shall also contain such matter as prescribed under this rule. However, the company shall also include additional matter in its article and consider necessary for the its management। यानी कि अदर चीजें भी मेंशन्ड होती है जो कि मैनेजमेंट के लिए नेसेसरी है। फिर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कंटेंट होते हैं, यानी कि कंपनी के प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रोविजन क्या होते हैं, अटैच होते हैं, कंटेन होते हैं। फिर मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ द इंट्रेंचमेंट प्रोविजन, यानी कि उस प्रोटेक्टिंग प्रोविजन को किस तरीके से यूज करना है, वो सारी चीजें मेंशन्ड होती है। फिर नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ इंट्रेंचमेंट प्रोविजन, रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ता है, नोटिस सर्व करना पड़ता है इस इंट्रेंचमेंट प्रोविजन के लिए। और आर्टिकल का फॉर्म क्या है, आर्टिकल का फॉर्म है फॉर्म एफ से लेके जे तक। देख, अगर कंपनी चाहे तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपना क्या बना सकती है, मैम आर्टिकल बना सकती है, जैसे अपना मेमोरेंडम बना सकती है वैसे अपना आर्टिकल बना सकती है। लेकिन अगर अपना आर्टिकल नहीं बना रही है तो वो कॉपी कर सकती है। ठीक है, फिर मॉडल आर्टिकल बना सकती है, हाँ जी, कंपनी अडॉप्ट कर सकती है मॉडल आर्टिकल। फिर कंपनी रजिस्टर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर कोई कंपनी कमेंस हुआ है, आप अगर कोई कंपनी रजिस्टर हुआ है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो ये में तो भाई मेंशन करना होगा। हाँ जी, की डिफरेंसेस क्या है मेमोरेंडम आर्टिकल में, की डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव। मेमोरेंडम का ऑब्जेक्टिव अलग है, आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव अलग है। रिलेशनशिप मेमोरेंडम का अलग है, आर्टिकल का अलग है। ऑल्टरेशन, मेमोरेंडम ऑल्टर हो सकता है सीवियर सर्कमस्टांसेस में, लेकिन आर्टिकल में ऑल्टरेशन कर सकते हैं। अल्ट्रा वायरस औकात के बाहर जाके काम कर सकते हैं मेमोरेंडम में। ठीक है, एंड वो वॉइड होगा। लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा वायरस काम हुआ, उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के आर्टिकल में मेंशन करवा लो। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, सेक्शन 399 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 क्या बोलता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ये क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? बोलता है कि एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट by electronic means any document kept by the registrar or make record of the same and get copy and extract of any document including certificate of incorporation or any company on payment of prescribed fee। देखो, अज्यूम करके चलता है कि अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया ना, तो कंपनी का डॉक्यूमेंट क्या हो गया, पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये अजम्पशन है। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी का जो डॉक्यूमेंट होता है वो क्या हो जाता है, होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो कोई भी पर्सन चाहे तो रजिस्ट्रार को कुछ पेमेंट करके वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकता है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी इंसान उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, वेदर इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर, क्रेडिटर और अदरवाइज, उसके पास
कंपनी का नॉलेज है, उसने कंपनी का डॉक्यूमेंट को पढ़ा हुआ है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अज्यूम करके चलता है। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। बोलता है एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नॉट ओनली हैज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बट आल्सो अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट सच एज स्पेशल रेजोल्यूशन वेदर इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। क्या बोल रहा है सर? बोल रहा है कि किसी भी पर्सन के लिए, कोई भी पर्सन कंपनी का, कोई भी पर्सन कंपनी का, ठीक है, वो सिर्फ मेमोरेंडम आर्टिकल एक्सेस नहीं कर सकता है, वो स्पेशल रेजोल्यूशन का कॉपी भी एक्सेस कर सकता है। उसका भी नॉलेज है उस पर्सन को, एक्सेस तो करेगा ही, साथ ही साथ मेमोरेंडम का आर्टिकल का और कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है उसका नॉलेज है किसको? उस पर्सन को। ऐसा मानता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ऐसा मानता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ऐसा मानता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, ऐसा मानता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, अब देख हुआ क्या। एक फेमस केस लॉ है, द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टकवांड, द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड। इसमें हुआ क्या, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है, एक्सेप्शन है किसका? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, अरे कंपनी के अंदर का इंटरनल प्रोसीडिंग क्या चल रहा है वो आउटसाइडर को थोड़ी पता होगा। कंपनी का इंटरनल प्रोसीडिंग के बारे में आउटसाइडर को तो पता नहीं होगा। हाँ जी सर, पता नहीं होगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, the aforesaid doctrine of constructive notice does not since mean that the outsider are deemed to have notice of internal affair of the company। क्या बोलता है कि अरे भैया कंपनी का इंटरनल अफेयर क्या चल रहा है उसके बारे में बाहर वाले को थोड़े पता होगा। और एक्सप्लेन किया गया किसमें, लैंडमार्क केस रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टकवांड में। और इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को टर्कवांड रूल भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में आए व्हाट इज इट, व्हाट डू यू मीन बाय टर्कवांड रूल, तो उस टाइम ये मत बोलना अरे यार ये तो पढ़े नहीं थे। तो ये क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ही है। ठीक है, ठीक। हाँ जी सर, अभी आप लोग पढ़ेंगे रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड। हाँ जी, तो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड में क्या हुआ था, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड, टर्कवांड में ये हुआ था कि मिस्टर टर्कवांड जो है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर थे कंपनी के। ठीक है, रॉयल कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने रॉयल ब्रिटिश बैंक से क्या लिया था, लोन लिया था। तो एक बात बताओ, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि आउटसाइडर को पता होना चाहिए कंपनी के बारे में। हाँ जी, पता होना चाहिए। लेकिन उसका एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, वो बोलता है कि कंपनी का इंटरनल प्रोसीडिंग क्या है उसके बारे में आउटसाइडर को क्या पता होगा। उसमें क्या था कि कंपनी के पास जो बोरोइंग पावर थी वो कंपनी लोन कब लेगी, कंपनी लोन लेगी उसमें कंपनी का सील होना चाहिए एंड एटलीस्ट 2 डायरेक्टर और सेक्रेटरी के द्वारा साइन होना चाहिए। ये क्या था, ये था रूल, ये क्या था, ये आर्टिकल में मेंशन था। बट बट बैंक ने एज्यूम करके चला था कि जो कंपनी ने मेरे को डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किया है वो डॉक्यूमेंट सही होंगे। एंड इन दैट केस ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, बोरोइंग पावर कुछ और होती है और बोरो कुछ और किया जाता है अमाउंट। ठीक, फिर भी इन दैट केस कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट बोलता है कि भैया कंपनी का इंटरनल प्रोसीडिंग क्या है उससे बाहर वाले को मतलब नहीं है। कंपनी का इंटरनल प्रोसीडिंग क्या है उससे बाहर वाले को मतलब नहीं है। दैट मीन्स कंपनी ने जो किया वो सही किया। ठीक है, यानी सॉरी, बैंक ने, रॉयल ब्रिटिश बैंक ने जो लोन दिया है वो सही किया है, वो गलत नहीं किया है। और रॉयल ब्रिटिश बैंक जो है वो पैसे रिकवर करने के लिए लायबल हो गई है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो
डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का भी एक्सेप्शन है। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का भी एक्सेप्शन है। क्या डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन है? सबसे पहला, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट एवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये क्या है? एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव नोटिस नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। ये सुनना, कंपनी के रेगुलरिटी के मतलब एक्चुअल क्या, दैट मीन्स नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, यानी कि कंपनी के बारे में पता ही नहीं है, फिर भी जानबूझ के आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो ये बोल के कि इंडोर मैनेजमेंट तो बैठा हुआ है। इन दैट केस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं आएगा। जानबूझ के गलती करने पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं आता है, ठीक है। अनजाने में जो गलती हुई है उसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लायबल होता है, ठीक है। अब जानबूझ के कर रहा है बैल मुझे मार, दैट केस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ टर्कॉन रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एट इट इज चलेगा। हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट एवरेज लिमिटेड में था। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। क्या बोलता है? डॉक्ट्रिन इन नो वे रिवॉर्ड दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली। ये सुनना, तुमको पता है कि तुम कंपनी के ऑफिस में गया और वहां पे ऑफिस में स्टाफ झाड़ू पोछा मार रहा था, तुम जाके उसको 10 करोड़ का चेक दे के आ जाता है। क्या वो कंपनी का, क्या वो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट का कोई बंदा था? नो। आप क्या बोल रहे? अरे वो कंपनी में था बाबा, वो झाड़ू मार रहा था, वो कंपनी में था। मैंने कंपनी का कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा था, ठीक है, मैंने वो सब पढ़ा हुआ था। और मैंने इंडोर मैनेजमेंट भी पढ़ा था। इंडोर मैनेजमेंट बोलता है इंटरनल प्रोसीडिंग के बारे में कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इंडोर मैनेजमेंट में ये नहीं लिखा हुआ कि आप पीयून को जाके 10 करोड़ का चेक देके आ जाओ। ये केस लो, आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनसो एंड कंपनी। क्लियर है? सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, फॉर्जरी, वो 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 फॉर्जरी, अरे फ्रॉड करने के लिए, फ्रॉड के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। फ्रॉड हुआ आपके साथ, उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता, वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस काम आता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या एक्सेप्शन है? 3। किसका? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का सब 3 एक्सेप्शन है। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, ठीक है, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी एंड फॉर्जरी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना खत्म होता है कंपनी एक्ट 2013 का एकदम फटाफट सुपर फास्ट रिवीजन, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूं कि चीजें आपको समझ आई होंगी एंड आपने इस क्लास को ध्यान से किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिनी मैराथन में लेके आने वाला हूं एलएलपी एक्ट, ठीक है, एलएलपी एक्ट 2008। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू लॉट्स गाइस, कीप सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग अपडेट्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो को देखो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ ताकि इसका बेनिफिट वो ले सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।